अब देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमने प्योर रोलिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, है कि नहीं। तो प्योर रोलिंग के टॉपिक को अभी हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, कंसिडर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, कंसिडर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, द स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड अ यूनिफॉर्म सिलेंडर विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को रैप किया है हमने एक सॉलिड सिलेंडर के ऊपर जिसका मास दिया हुआ है m। तो इसका मास दिया है m, रेडियस कितना है r, जो भी सिलेंडर है सिलेंडर के ऊपर हमने वहां पे स्ट्रिंग को लाके क्या किया है, रैप किया है। फिर ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग पास कर रही है यहां पे एक पुली से, और ये पुली फिक्स्ड है, ये पुली रोटेट नहीं कर रही है। फिर जो स्ट्रिंग का दूसरा एंड है उससे हमने कनेक्ट कर दिया एक ब्लॉक को। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे पुली का रोटेशनल मोशन भी कंसीडर किया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंसीडर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, द स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड अ यूनिफॉर्म सिलेंडर विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग, द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पास्ड ओवर अ मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली टू अ फॉलिंग वेट, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मास इन टर्म्स ऑफ ओनली द मास ऑफ द सिलेंडर एंड मास एंड जी। तो हमें क्या करना है, ये जो ब्लॉक गिर रहा है इसका हमें एक्सेलरेशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है वहां पे। अच्छा, जो भी सिलेंडर है, ये सिलेंडर वहां पे प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है, जो भी सिलेंडर है सिलेंडर का मोशन यहां पे क्या है, रोलिंग है। अच्छा, अब सबसे पहले तो क्या करो, फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिटरमाइन कर ले रहा, सरफेस को फ्रिक्शनलेस एज्यूम करो, यहां पे टेंशन T। अच्छा, यहां पे टेंशन T होगा तो टेंशन के कारण सरफेस को फ्रिक्शनलेस एज्यूम करेगा, तो टेंशन के कारण इस पॉइंट का एक्सेलरेशन T/m आगे की ओर होगा। वहां पे जब हम ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर करेंगे तो इसके कारण लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन आगे की ओर होगा और वो होगा T/m। फिर अगले स्टेप में हम क्या करें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कंसीडर करें। टॉर्क कितना हो गया, टॉर्क हो गया T इंटू आर, ICM कितना हो गया, mr²/2 इंटू अल्फा, तो अल्फा हो गया 2T/mr। अच्छा, टेंशन के कारण ये कैसा रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज, तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT इक्वल्स टू R अल्फा, ये हो गया 2T/m। अच्छा, अब दोनों को ऐड करो, लोअर मोस्ट पॉइंट पीछे की ओर जा रहा है, इसका मतलब है कि इस केस में फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे की ओर। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या यूज करो वहां पे, ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर तो वहां पे रोल कर रहा है, ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर यहां पे रोल कर रहा है। तो सबसे पहले सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। एक तो यहां पे शो करोगे नॉर्मल n, दूसरा यहां पे शो करोगे m इंटू जी, यहां पे टेंशन T, फ्रिक्शन Fs। तो यहां पे नॉर्मल है, टेंशन है, Fs है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब सबसे पहले इक्वेशन क्या लिखोगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखो n mg के बराबर होगा। एक बार हम ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो Fs प्लस T किसके बराबर, m इंटू AC, m के बराबर वहां पे। अच्छा, अब ये सिलेंडर कैसा रोल करता हुआ जा रहा होगा, ये ब्लॉक नीचे की ओर जा रहा होगा, और ये ब्लॉक अगर नीचे की ओर जाएगा तो ये इस तरह से क्लॉकवाइज रोल करता हुआ आगे बढ़ रहा होगा वहां पे। अच्छा, क्लॉकवाइज अगर रोल कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क क्लॉकवाइज चाहिए, तो हम लिखेंगे T इंटू आर माइनस Fs इंटू आर इक्वल्स टू ICM इंटू अल्फा।
तो अगले स्टेप में हो जाएगा T माइनस एफ एस आर ICM। तो जो थर्ड इक्वेशन आती है वो आती है T माइनस एफ एस इक्वल्स टू MR/2 इंटू अल्फा। ये हो गई इक्वेशन 3। देखो है कि नहीं यहां पे T माइनस एफ एस इक्वल्स टू हो जाएगा MR अल्फा/2। बताओ ये इक्वेशन 3 है कि नहीं 3 है। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या निकल के आएगी, नेक्स्ट इक्वेशन निकल के आएगी, प्योर रोलिंग हो रही है तो ACM इक्वल्स टू R अल्फा। अच्छा हमें यह मालूम है कि अगर इसका एक्सेलरेशन ACM होता है तो टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन ट्वाइस ऑफ ACM होता है, और जो एक्सेलरेशन टॉप मोस्ट पॉइंट का होगा वही एक्सेलरेशन यहां पे ब्लॉक का होगा। ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे शो करो T, यहां पे शो करो mg, एक्सेलरेशन 2 ACM। तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी mg माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू ट्वाइस ऑफ ACM। अच्छा क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मास। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करें। पहली जो इक्वेशन थी, इक्वेशन 2 थी, वो थी एफ एस प्लस टी इक्वल्स टू m इंटू ACM। यहां पे इक्वेशन क्या बन गई, T माइनस एफ एस, आर अल्फा की जगह पुट कर दिया MACM/2। दोनों को वहां पे क्या किया, सब ऐड किया तो 2T इक्वल्स टू 3M ACM/2। तो T की वैल्यू हो गई 3/4M इंटू ACM। अब वैल्यू पुट कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा mg माइनस 3/4 इंटू MACM। mg माइनस 3/4 MACM इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 4mg इक्वल्स टू 3m प्लस 8m इंटू ACM। तो जो भी ACM रहेगा वो हो जाएगा 4mg अपॉन 3m प्लस 8m। यही हमारा वहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन रहेगा किसका, सेंटर ऑफ मास का। ब्लॉक का एक्सेलरेशन डबल कर दो तो चेक करो, डबल करोगे तो आंसर जो दिया है वो दिया है 8mg अपॉन 3m प्लस क्या हो गया 8m। तो ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो है ट्वाइस ऑफ ACM। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 8mg अपॉन 3m प्लस 8m वहां पे। तो यही मेरा वहां पे क्या होगा, आंसर रहा होगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। तो इस तरह से हम रोलिंग के क्वेश्चन वहां पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और देखो आगे होगा तो कुछ IIT क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, हमारे पास यहां पे एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा है और ये फिक्स्ड है। हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये मूवेबल नहीं है, ये फिक्स्ड है। अब इस फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को लाके रिलीज कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट तुम्हारी डिस्क हो सकता है ये ऑब्जेक्ट तुम्हारी रिंग हो सकता है ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा स्फीयर हो। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब इस ऑब्जेक्ट को हम रिलीज कर रहे हैं तो ये सरफेस मेरा फ्रिक्शनलेस है। अभी जो इंक्लाइंड और ऑब्जेक्ट है उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है।
बताओ जैसे ही हम यहां पे इस ऑब्जेक्ट को लाके छोड़ेंगे, बताओ इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को लाके छोड़ेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। देखो यहां पे नॉर्मल n है, इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा है, इस डायरेक्शन में mg कॉस थीटा है। अब अगर इस डायग्राम में अगर तुम इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी का टॉर्क बन रहा है क्या? नहीं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर किसी का टॉर्क नहीं बन रहा है, टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0, तो अल्फा 0, अल्फा अगर 0 होगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या रहेगी? 0 रहेगी। इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रोटेट नहीं कर पाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और वो अगर रोटेट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि यहां पे अगर कोई पॉइंट ए है तो यहां पे पॉइंट ए ही रहेगा, और ये केवल ट्रांसलेट कर रहा होगा। यहां पे अगर कोई पॉइंट बी है तो यहां पे कोई पॉइंट बी ही रहा होगा। इसका मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका मोशन यहां पे प्योर ट्रांसलेशनल होगा। यहां पे जो ऑब्जेक्ट है या यहां पे जो तुम्हारा सिलेंडर या जो भी रिंग या डिस्क रहेगी वो केवल यहां पे क्या करेगी? ट्रांसलेट करेगी। तो ध्यान रखना है कि सरफेस अगर फ्रिक्शनलेस है, सरफेस अगर फ्रिक्शनलेस होगा तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से ट्रांसलेट करता हुआ कहां पहुंच जाएगा? नीचे की ओर पहुंच जाएगा वहां पे। अब अगले स्टेप में हम क्या बोल रहे हैं कि जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस नहीं है और सरफेस मेरा वहां पे रफ है। सरफेस मेरा रफ है, और जब हम ऑब्जेक्ट को लाके रिलीज करते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रही है। सरफेस मेरा रफ है, फ्रिक्शन सफिशिएंट है, तो जब हम छोड़ रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट यहां पे क्या कर रही है? प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रही है। अब मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो डायग्राम तुम्हारा कुछ इस तरह से रहेगा। यहां पे शो किया mg cos थीटा, यहां पे शो किया n, और यहां पे शो किया mg sin थीटा। अब बताओ यहां पे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से रोल करेगा, यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज आएगी। जैसे हम छोड़ेंगे, देखो जैसे ही यहां पे हम ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से क्या होगा? रोल करता हुआ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब है इस डायरेक्शन में कोई टॉर्क होना चाहिए, और ये टॉर्क तभी बन पाएगा जब यहां पे फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? ऊपर की ओर लग रहा होगा, और इसका नेचर वहां पे स्टैटिक रहा होगा। चाहो तो जो दूसरा मेथड है उससे भी कर सकते हो। ट्रांसलेशनल मोशन के कारण ये पॉइंट आगे की ओर जाएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है, फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट करते थे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है तो अल्फा 0, तो लोअर मोस्ट पॉइंट अगर आगे की ओर जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? उसके ऑपोजिट लग रहा होगा। तो उस मेथड से भी हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट अगर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है तो पहली बार यूज करो ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन होगा तो n किसके बराबर होगा? n होगा वहां पे mg cos थीटा के। नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखोगे? mg sin थीटा माइनस fs इक्वल्स टू m इंटू ACM। अब ACM वहां पे क्या होगा? ACM सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन रहा होगा, अल्फा वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एक बार ट्रांसलेशनल मोशन, एक बार रोटेशनल। रोटेशनल मोशन कंसीडर करोगे तो टॉर्क फ्रिक्शन का बन रहा होगा, इक्वेशन लिखोगे Fs इंटू आर इक्वल्स टू ICM इंटू अल्फा, और लास्ट रिलेशन क्या आएगा? प्योर रोलिंग हो रही है तो ACM किसके बराबर? R अल्फा के बराबर है। अब क्या करो? इक्वेशन 2, 3, 4 को सॉल्व करो। अब बताओ इक्वेशन 2, 3, 4 को सॉल्व करोगे, Fs इंटू आर इक्वल्स टू ICM,
अल्फा की जगह पुट कर दो ACM/R। अच्छा, अब Fs की जगह पुट कर दो यहां पे, तो रिजल्ट हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस Fs की जगह ICM इंटू ACM/R²। Fs की जगह पुट करो वहां पे ICM ACM/R², तो रिजल्ट हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस Fs की जगह ICM ACM/R² इक्वल्स टू m इंटू ACM। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं यहां पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, mg साइन थीटा इक्वल्स टू m प्लस ICM/R² इंटू ACM। तो जो भी सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन आ रहा है mg साइन थीटा अपॉन m प्लस देखो है कि नहीं यहां पे। अब अगले स्टेप में m से डिवाइड कर दो, यहां पे भी m से डिवाइड करो, यहां पे भी m से डिवाइड करो, तो इक्वेशन जो आती है डिवाइड करने पे m से डिवाइड करो, तो इक्वेशन हो जाएगी g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ICM अपॉन MR²। तो ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो, ऑब्जेक्ट हमारा कोई सा भी हो, जो भी सेंटर ऑफ मास रहेगा उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ICM/R²। देखो है कि नहीं है वहां पे इतना। अच्छा, ACM की वैल्यू मालूम है, तो बताओ हम फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब वैल्यू पुट कर दो जरा। जो भी फ्रिक्शन आया था वो आया था ICM/R² इंटू ACM। वैल्यू पुट कर दें, ICM/R², ACM क्या हो गया, g साइन थीटा अपॉन देखो है कि नहीं है वहां पर। अब अगले स्टेप में ICM/R² से या तो डिवाइड कर दो या फिर लिखे रहने दो वहां पे ऐसा एज इट इज, अगर चाहते हो तो वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अगर हम इसको एज इट इज लिखे रहने दें तो ये हो जाएगा Fs की वैल्यू यहीं पे लिखो पहले, ICM g साइन थीटा बाय R² 1 प्लस ICM/MR²। R² अंदर लेके चले गए, तो Fs जो रहेगा वो हो जाएगा ICM g साइन थीटा अपॉन हो जाएगा R² प्लस ICM/M। ICM से भी डिवाइड कर दो, तो ICM से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा g साइन थीटा R² बाय ICM प्लस 1/m। देखो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ICM से डिवाइड कर दिया तो R² बाय ICM प्लस 1/n। तो अब चेक करेंगे वहां पे जो फ्रिक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू आ रही है वहां पे g साइन थीटा अपॉन 1/m प्लस
r बाय ICM। चेक करो ये फ्रिक्शन की वैल्यू है कि नहीं है वहां पे। तो ये जो रहेगा ये देगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, और दूसरा फॉर्मूला क्या दे रहा होगा, फ्रिक्शन दे रहा होगा। तो इसको नोट डाउन करो जरा। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, हर ऑब्जेक्ट के लिए ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो उससे पहले इसको नोट डाउन करो जरा, वैल्यूज जो है। मैं केवल वैल्यू चेक कर रहा था कि सही निकला नहीं निकला। एक्सेलरेशन आता है कितना, g sin थीटा 1 प्लस ICM बाय MR स्क्वायर। एफएस की वैल्यू आ रही है वहां पे कितनी, mg sin थीटा। ठीक है, अगर m से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा mg sin थीटा अपॉन हो जाएगा 1 प्लस MR स्क्वायर बाय ICM, 1 प्लस MR स्क्वायर बाय ICM। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं और सभी केस में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा, इसको हमने क्या किया, m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा mg sin थीटा, m हट गया, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस MR स्क्वायर बाय ICM। ये वैल्यू यहां पे। अब सबसे पहले एक साइड टेबल बना दे रहा पहले। अब देखो वैल्यूज याद तो नहीं रख सकते, लेकिन इस फॉर्मूले के थ्रू हम वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पे। और बाकी अभी हम कुछ रिजल्ट्स वहां पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे लिखो ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे साइड लिखो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, फिर यहां लिखो फ्रिक्शन, और यहां पे लिखो म्यू की मिनिमम वैल्यू। अब सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं रिंग या फिर हॉलो सिलेंडर। जो पहला ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं रिंग या फिर ले रहे हैं हॉलो सिलेंडर। और याद होगा दोनों केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है MR स्क्वायर। अच्छा, अब बताओ ICM अगर MR स्क्वायर है तो ACM हो जाएगा g sin थीटा 1 प्लस ICM की जगह MR स्क्वायर तो 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा g/2 sin थीटा होगा। अच्छा, फ्रिक्शन पे आते हैं जरा। फ्रिक्शन पे कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा mg sin थीटा 1 प्लस MR स्क्वायर बाय MR स्क्वायर। ये भी क्या हो गया, MR स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा बाय 2। अच्छा, म्यू की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रिक्शन मालूम है और हमें मालूम है फ्रिक्शन जो स्टैटिक होता है वो लेस देन इक्वल्स टू FL म्यू इंटू एन होता है। FS की वैल्यू आ गई mg sin थीटा बाय 2 लेस देन इक्वल्स टू म्यू। n तो हमेशा किसके बराबर था, mg cos थीटा के बराबर था। तो म्यू जो रहेगा वो रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा। देखो यही कंडीशन आ रही कि नहीं आ रही है।
कि अगर प्योर रोलिंग होनी है तो म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू होनी चाहिए 1/2 tan थीटा वहां पे। अच्छा, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो हम ले रहे हैं डिस्क या फिर हम ले रहे हैं सॉलिड सिलेंडर। दोनों ही केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2। अब यहां पुट करो ICM mr²/2, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 होगा तो 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 2/3 g sin थीटा। देखो है कि नहीं है? अब ICM होता है mr²। ICM कितना हो गया? mr²/2। mr² कैंसल आउट होगा, 2 + 1, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा/3। तो म्यू हो जाएगा 1/3 tan थीटा। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन तुम वहां पे कि सही है कि नहीं सही है वहां पे। फिर अगले स्टेप में हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर की, और सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। अच्छा, सॉलिड में पुट करो 2/5, तो ICM हो गया 2/5। mr² तो कैंसल आउट हो जाएगा, 2/5, यहां पे 5 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5/7 g sin थीटा। सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन रहेगा वो हो जाएगा वहां पे कितना? g sin थीटा अपॉन हो जाएगा 1 + ICM/mr²। ICM की वैल्यू क्या थी? ICM की वैल्यू थी वहां पे कितनी? ICM था 2/5। देखो है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा 5g sin थीटा/7। अच्छा, अब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो फ्रिक्शन में जाओगे तो ये हो जाएगा 2/5, तो ये हो जाएगा mr² 5/2 तो 7, तो ये हो जाएगा 2mg sin थीटा/7। देखो है कि नहीं है वहां पे? और यहां पे हो जाएगा 2/7 tan थीटा वहां पे। और लास्ट जो आता है वो आता है हॉलोस्फेयर, और जो हॉलोस्फेयर रहता है उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। तो ये हो गया 2/3, तो ये हो जाएगा 3g sin थीटा/5। देखो है कि नहीं है? 3g sin थीटा बाय क्या हो गया? 5, और यहां पे क्या होगा? यहां पे हो गया 2/3। 3 तो ऊपर चला गया, 3 + 2 5, तो 2mg sin थीटा/5। चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 इधर जाएगा, 2, तो 2mg sin थीटा/5, यहां पे हो जाएगा 2/5 tan थीटा। तो एक बार चेक कर लेना वहां पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए यही हमारा वहां पे क्या रहेगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन रहेगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अब मान लो हम तुमसे बोलते हैं कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और उस पे इन सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ रिलीज कर रहा है। इस तरह से यहां पे एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहां कहीं एक ऑब्जर्वर है।
अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इंक्लाइंड प्लेन पे ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हैं। तो जो भी इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे हम क्या कर रहे हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ रिलीज कर रहे हैं। डिस्क, देखो डिस्क और सॉलिड सिलेंडर सेम, तो इस तरह से मान लो अभी 3 ऑब्जेक्ट लेते हैं, मान लो चलो अभी हम 3 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। एक जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं रिंग, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने लिया है डिस्क, और तीसरा जो ऑब्जेक्ट लिया है वो लिया है सॉलिड स्फीयर। तीनों को हमने एक साथ रिलीज किया t इक्वल्स 0 पे, तीनों को हमने एक साथ रिलीज किया और फ्रिक्शन सफिशिएंट है, और फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो तीनों ही ऑब्जेक्ट वहां पे प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहे हैं। फ्रिक्शन यहां पे सफिशिएंट है, और फ्रिक्शन अगर सफिशिएंट है तो उसके कारण हो क्या रहा है, ये तीनों ही ऑब्जेक्ट वहां पे प्योर रोलिंग क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। अब बताना है कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे पहले पहुंचेगा। तो हमें मालूम है कि जब कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग परफॉर्म करता है, ये इंक्लाइंड प्लेन था, यहां पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को लाके रिलीज किया था, तो इस तरह से ये आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो उस केस में ये जो डिस्टेंस था सेंटर ऑफ मास ने कितना ट्रेवल किया, L ट्रेवल किया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा तो डिस्टेंस तो कितना ट्रेवल कर रहा होगा, L ट्रेवल कर रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन के अलोंग है। अब इक्वेशन क्या यूज करोगे, इक्वेशन यूज करोगे S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है कि नहीं। अब S का मतलब क्या होता है, S का मतलब होता है L, U 0, एक्सेलरेशन हाफ ACM इंटू क्या हो गया, T स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो भी टाइम पीरियड रहेगा उसका फॉर्मूला होगा 12 अपॉन ACM। समझ में। अब ध्यान है, यहां पे जितनी भी चीजें हैं सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि रिंग, डिस्क और सॉलिड स्फीयर को अगर हम एक साथ छोड़ते हैं और तीनों ऑब्जेक्ट अगर रोल करते हुए जा रहे हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले पहुंचेगा। तो ध्यान रखना है, जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा उसको टाइम सबसे कम लगेगा। अच्छा, किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है, ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 0.7 जी साइन थीटा, डिस्क का 0.6, रिंग का 0.5। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन स्फीयर का है, फिर उसके बाद डिस्क का है, और सबसे कम वहां पे रिंग का है। तो जो ऑर्डर होता है वो होता है सॉलिड स्फीयर का सबसे ज्यादा है, फिर इसके बाद हॉलो स्फीयर, फिर सिलेंडर यानी फिर डिस्क, और फिर रिंग। तो जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा। इसका मतलब है सॉलिड स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा, फिर उसके बाद पहुंचेगी डिस्क, और सबसे लास्ट में पहुंचेगी हमारी रिंग। देखो है कि नहीं यहां पे। लेकिन ये कब होगा, ये होगा जब तीनों ही ऑब्जेक्ट वहां पे क्या कर रहे होंगे, प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहे होंगे। अच्छा, मान लो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, मान लो थीटा की वैल्यू यहां पे 45 डिग्री है। अच्छा, थीटा अगर 45 डिग्री है तो इसका मतलब है कि यहां पे जो मिनिमम फ्रिक्शन चाहिए वो 0.5 चाहिए, यहां पे 0.33 चाहिए, और अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो 7 टू द 14 4, चेक करो 0.2 समथिंग आएगा।
0.28। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि थीटा तुम्हारा 45 डिग्री है, थीटा तुम्हारा 45 डिग्री है और सबके लिए म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.2, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनका और इंक्लाइन प्लेन उनके बीच का फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2। अब बताओ तीनों ऑब्जेक्ट का क्या होगा। तो हमें मालूम है प्योर रोलिंग अगर होनी है तो यहां पे 0.5 चाहिए मिनिमम, यहां पे 0.33 चाहिए, यहां पे 0.28 चाहिए। इसका मतलब है कि तीनों ऑब्जेक्ट के लिए फ्रिक्शन इनसफिशिएंट है, और फ्रिक्शन अगर इनसफिशिएंट हुआ तो यहां पे प्योर रोलिंग नहीं हो रही होगी और यहां पे हो रही होगी रोलिंग विथ स्लिपिंग। यहां पे ध्यान ना, प्योर रोलिंग नहीं हो रही, यहां पे होगी रोलिंग विथ स्लिपिंग। और ध्यान ना, जब रोलिंग विथ स्लिपिंग होती है तो इक्वेशन लिखी जाती है mg sin थीटा, काइनेटिक फ्रिक्शन वहां पे Fk होता है। तो इक्वेशन जो लिखी जाएगी, इक्वेशन लिखी जाएगी mg sin थीटा माइनस Fk इक्वल्स टू MACM। अब बताओ म्यू तो सबके लिए सेम है कि नहीं सेम है, तो Fk की वैल्यू भी क्या होगी, Fk जो था, Fk की वैल्यू थी म्यू इंटू mg cos थीटा इक्वल्स टू m इंटू ACM। अगर म्यू सबके लिए सेम है तो वहां पे हम बोलेंगे सबके लिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। वहां पे जो इक्वेशन थी वहां पे mg sin थीटा माइनस Fk इक्वल्स टू क्या हो गया, m इंटू ACM। mg sin थीटा माइनस Fk इक्वल्स टू था m इंटू ACM। तो इक्वेशन यहां पे बन गई mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल्स टू m ACM। तो ACM वहां पे क्या निकल के आ गया, ACM सबके लिए सेम निकल के आएगा। ACM सबके लिए सेम निकल के आ रहा है, इसका मतलब है कि तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ पहुंचेंगे। प्योर रोलिंग हो रही है तो सबके लिए टाइम अलग अलग है, लेकिन अगर तीनों ही ऑब्जेक्ट वहां पे रोलिंग विथ स्लिपिंग हो रहे हैं, स्लिप कर रहे हैं, तो तीनों को टाइम कैसा लगेगा, सेम लगेगा वहां पे। अच्छा, मान लो अगर क्वेश्चन में बोलता है कि म्यू की वैल्यू 0.4 है तो क्या होगा, बताओ। म्यू की वैल्यू अगर 0.4 है तो कौन रोल करेगा और कौन वहां पे स्लिप करेगा। तो है मान लिया म्यू अगर 0.4 है तो डिस्क रोल करेगा। स्फेयर को कितना है, 0.28 चाहिए, तो स्फेयर भी क्या करेगा, रोल करेगा। लेकिन रिंग को 0.5 चाहिए तो रिंग वहां पे क्या करेगी, रिंग वहां पे स्लिप करेगी। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लिप कर रहा है या कौन सा ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा होगा किसकी वैल्यू के ऊपर, वो डिपेंड कर रहा होगा म्यू की वैल्यूज के ऊपर। अच्छा, अब एक चीज तुम बताओ मुझे वहां पे कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट वहां पे स्लिप कर रहा है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट स्लिप कर रहा है, ऑब्जेक्ट कब स्लिप करेगा, जब म्यू की वैल्यू 0.2 रही होगी। बताओ इस केस में ऑब्जेक्ट वहां पे स्लिप करेगा या नहीं स्लिप करेगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट जब स्लिप कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, mg sin थीटा माइनस Fk इक्वल्स टू MACM। तो ACM सबके लिए सेम हुआ कि नहीं सेम हुआ, और ACM अगर सबके लिए सेम है तो V इक्वल्स टू U प्लस AT से हम ये बोल सकते हैं कि सबकी लीनियर वेलोसिटी भी वहां पे सेम रहेगी। तो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो सबके लिए VCM सेम होगा। देखो है कि नहीं है, सबके लिए VCM सेम है कि नहीं सेम है। और ध्यान है यहां प्योर रोलिंग नहीं हो रही है तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि VCM इक्वल्स टू R ओमेगा होगा। अब ओमेगा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी होगी तो वो रिलेशन किससे आएगा, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से। टाइम तो क्या है, सेम है,
टाइम जो है, टाइम तो तीनों ऑब्जेक्ट को क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, लेकिन तीनों के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अल्फा अगर मिल गया तो वहां पे हम तीनों ऑब्जेक्ट के लिए ओमेगा क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। लेकिन अगर म्यू की वैल्यू 0.7 दी है तो तुम क्या बोलोगे? अगर म्यू की वैल्यू वहां पे 0.7 दी हुई है, अगर म्यू की वैल्यू वहां पे 0.7 दी हुई है, तो फिर उस केस में जो तीनों ऑब्जेक्ट हैं, अगर म्यू की वैल्यू वहां पे 0.7 दी हुई है, तो उस केस में तीनों ऑब्जेक्ट वहां पे प्योर रोलिंग क्या कर रहे होंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे। तीनों को टाइम अलग अलग लगेगा। अच्छा, तीनों को टाइम अलग अलग लगेगा, बताओ वीसीएम के बारे में क्या बोलेंगे? तो फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वीसीएम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओमेगा भी वहां पे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा वहां पे। तो जब भी हम इंक्लाइंड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इंक्लाइंड सरफेस पे कोई बॉडी रोल कर रही है, तो यही प्रॉपर्टी वहां पे क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। अब एक क्वेश्चन है आईआईटी में जो पूछा जा चुका है वहां पे, देखो मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। देखो जो क्वेश्चन था उसमें क्या गिवन था, टू स्लेंडर वन हॉलो एंड द अदर सॉलिड विथ सेम मास एंड आइडेंटिकल डायमेंशन। तो दो स्लेंडर हैं, एक है सॉलिड, दूसरा है हॉलो। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में बात कर रहे हैं स्लेंडर की, एक हॉलो एक सॉलिड, दोनों का डायमेंशन सेम। तो क्वेश्चन में बोल रहा है टू स्लेंडर वन हॉलो एंड द अदर सॉलिड with the same mass and identical dimension are simultaneously allowed to roll without slipping down an inclined plane from the same height. The hollow cylinder will reach the bottom of the inclined plane first. तो ये पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है by the principle of conservation of energy, the total kinetic energy of both the cylinders are identical when they reach the bottom of the inclined plane. तो पहले हमें स्टेटमेंट चेक करना है। पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, हॉलो सिलेंडर पहले पहुंचेगा। तो याद करो हॉलो का है 0.5 और सॉलिड का है 0.33। देखो है कि नहीं यहां पे, नहीं 0.6, 618। इसका मतलब है सॉलिड का अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो पहले कौन पहुंचेगा, पहले सॉलिड पहुंचेगा वहां पे। तो हॉलो सिलेंडर विल रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन फर्स्ट। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन से क्या बोलोगे, दोनों ही ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल एनर्जी mgh है, बाद में क्या लिखोगे, हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m VCM स्क्वायर, और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है।
तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द सिलेंडर्स आर इक्वल व्हेन दे रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट वहां पे करेक्ट है। देखो है कि नहीं वहां पे, अब बेसिकली अब तुम लोगों को करना क्या है, ये जो भी है, ये जो भी थ्योरी हमने डिस्कस करी है, आज हमने थ्योरी डिस्कस करी इंक्लाइंड प्लेन की। तब इंक्लाइंड प्लेन के तुम्हें क्वेश्चन वहां पे क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। ये बहुत कॉमन टॉपिक है प्योर रोलिंग का, ये बहुत कॉमन टॉपिक है प्योर रोलिंग का, और आईआईटी में कई बार इससे पूछा जा चुका है। तो थ्योरी एक बार तुम रिवाइज करो, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, तो एक बार थ्योरी रिवाइज करो, कैलकुलेशन को चेक करो, और अब इस तरह से इंक्लाइंड पे जो प्रॉब्लम दिए हैं उनको सॉल्व करने की वहां पे कोशिश करो। जो अगला लेक्चर आएगा मेरा रोलिंग का, तो उसमें हम बात करेंगे रोलिंग मोशन ऑन अ मूविंग प्लेन। अभी तक हम बात कर रहे हैं बॉडी रोल कर रही है किस पे, ग्राउंड पे या फिक्स्ड प्लेन पे मूव कर रही है। अब आगे जो लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोई प्लेन अगर मूव कर रहा है, अगर कोई प्लेन मूव कर रहा है तो उसमें वहां पे हम रोलिंग के रिजल्ट कैसे डिराइव करते हैं। तो एक तो हम बात करेंगे अगली क्लास में किसकी, रोलिंग ऑन अ मूविंग प्लेन, एक तो हम उसकी बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे वहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की। तो पहले हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की, फिर हम बात करेंगे रोलिंग मोशन ऑन अ मूविंग प्लेन, और तीसरा हम बात करेंगे वहां पे जिस तरह से लीनियर इंपल्स की बात करते हैं, सिमिलरली उस तरह से हम बात करेंगे एंगुलर इंपल्स की। तो कल का जो लेक्चर होगा हमारा, 2 लेक्चर या 1 लेक्चर होगा, वही हमारा रोलिंग का क्या होगा, लास्ट लेक्चर होगा। और अब ये रोटेशनल मोशन का जो टॉपिक रहेगा वो रोलिंग के साथ क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, इंक्लाइंड प्लेन की जो थ्योरी है उसको अब तुम्हें रिवाइज करना है और सॉल्व करके देखना है। अच्छा, कंप्लीट नहीं होगा, एक्चुअली क्या है, अभी हमने बात करी इंक्लाइंड प्लेन की, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की, फिर बात करेंगे रोलिंग मोशन ऑन अ मूविंग प्लेन, फिर उसके बाद अगला टॉपिक जो आता है वो आता है रोलिंग विथ स्लिपिंग का। तो रोलिंग विथ स्लिपिंग, और लास्ट में आता है एंगुलर इंपल्स। तो ये मान के चलो अभी मैं 2 लेक्चर और रिकॉर्ड करूंगा और उसके बाद ये टॉपिक हमारा क्या होगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लो अब तुम लोग वहां पे।